हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की भूगोल का इकाई 2 विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि के उन महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को हल करेंगे जो प्रश्न बैंक 2022-2023 में दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प लिखिए। तो पहले में हमें क्या करना है, सही विकल्प का चयन करना है। 21वीं सदी में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई है। तो 21वीं सदी में विश्व की जो जनसंख्या दर्ज की गई है वह 600 करोड़ दर्ज की गई है। विश्व के कितने प्रतिशत स्थल भाग पर जनसंख्या निवास करती है? तो विश्व के 10% भाग पर जनसंख्या निवास करती है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो महाद्वीप है वह है एशिया। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? निम्नतम मतलब कम है। तो वह महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका, जहां पर जनसंख्या घनत्व कम है। एशिया में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? एशिया में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे प्रबल कारक कौन सा है? मतलब खाली स्थान है। तो सबसे प्रबल कारक है जलवायु। जलवायु वह कारक है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। यूरोप में जनसंख्या घनत्व खालिस्तान है। यूरोप में जनसंख्या घनत्व 33% है। एशिया महाद्वीप की जनसंख्या लगभग खालिस्तान है। एशिया महाद्वीप की जनसंख्या 4.54 अरब है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि खालिस्तान हुई है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि 18.15 करोड़ की वृद्धि हुई है। भारत की वार्षिक जनसंख्या दर खालिस्तान प्रतिशत है। भारत की वार्षिक जनसंख्या दर 1.62% है। माल्थस के सिद्धांत में अधिकांश जनसंख्या खालिस्तान अवस्थाओं में कृषि कार्य करती है। तो माल्थस के सिद्धांत में अधिकांश जनसंख्या प्रथम अवस्थाओं में कृषि कार्य करती है। प्रश्न तीसरा है, सही अथवा गलत बताइए। तो विश्व की 90% जनसंख्या 10% स्थल भाग पर निवास करती है। बिल्कुल सही है। जनसंख्या में परिवर्तन जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। यह भी सही है। CSI के कुछ भागों में मृत्यु दर का मुख्य कारण संक्रामक रोग है। यह गलत है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की तृतीय अवस्था के पेरू, श्रीलंका व केन्या उदाहरण हैं। गलत है ये भी। फिर है, ईसा की पहली शताब्दी में जनसंख्या 30 करोड़ से कम थी। सही है। प्राकृतिक वृद्धि बराबर जन्म में से मृत्यु दर मतलब जन्म ऋण मृत्यु दर होता है। यह भी सही है। प्राकृतिक वृद्धि बराबर जन्म मृत्यु धन अप्रवास धन उत्प्रवास होता है। यह गलत है, क्योंकि प्राकृतिक वृद्धि नहीं होता, क्या होता है, वास्तविक वृद्धि वाला होता है ना। इसमें जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में जनसंख्या नगरीय व शिक्षित जनसंख्या द्वितीय स्थान में होती है। यह गलत है। फिर नेक्स्ट है आपका, सही जोड़ी मिलाइए। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश मतलब वह देश, उस देश का नाम बताना है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? मतलब पहले नंबर पर कौन सा देश आता है? चीन आता है। दूसरे में भारत देश आता है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन। फिर दूसरा है आपका, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप। तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक है? तो वह है एशिया। सबसे कम क्षेत्रफल वाला महाद्वीप, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो महाद्वीप है वह है ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है वह क्या है?
एशिया है, वो भी एशिया ही है ना। फिर है सबसे कम जनसंख्या वाला देश, सबसे कम जनसंख्या वाला देश है मैक्सिको। ठीक, नेक्स्ट है आपका एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जनसंख्या घनत्व दर्शाता है, तो जनसंख्या घनत्व किसको दर्शाता है? जनसंख्या क्षेत्रफल को दर्शाता है। मतलब एक क्षेत्रफल में या एक एरिया में कितनी जनसंख्या निवास कर रही है, तो इस चीज को क्या दर्शाता है? घनत्व के द्वारा दर्शाया जाता है। प्राकृतिक वृद्धि में अंतर का पता लगाया जाता है, तो जन्म और मृत्यु का। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया कहलाती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे उत्प्रवास कहा जाता है। वास्तविक वृद्धि में अंतर ज्ञात किया जाता है, तो वास्तविक वृद्धि में अंतर ज्ञात करने के लिए हमें जन्म, मृत्यु एवं प्रवास की आवश्यकता होती है। जनसंख्या घनत्व में मापा जाता है। जनसंख्या घनत्व में क्या मापा जाता है? जनसंख्या और क्षेत्रफल को मापा जाता है। मतलब एक क्षेत्रफल में कितनी जनसंख्या निवासरत है। जनसंख्या परिवर्तन की अवस्थाओं को सामूहिक रूप में किस नाम से जाना जाता है? जनसंख्या परिवर्तन की जो अवस्थाएं होती हैं, जो सामूहिक रूप होता है, तो उसे जनांकिकी चक्र कहा जाता है। भारत की वार्षिक जनसंख्या, यहाँ पर वार्षिक पढ़िएगा, भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत है? 1.64% है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 15 दोनों का उत्तर सेम होगा, इसलिए हम यहाँ पर एक ही बार दे रहे हैं। तो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। ठीक है, मतलब जनसंख्या घनत्व क्या कहलाएगा कि एक वर्ग किलोमीटर में जितने लोग रह रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए ये 1 वर्ग किलोमीटर हो गया। इस वर्ग किलो है ना, मतलब इस एरिया में जितनी पब्लिक रह रही है, ठीक है, जितनी पब्लिक रह रही है, तो उसे क्या कहा जाएगा? जनसंख्या का घनत्व कहा जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व 43 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। मतलब 1 किलोमीटर के अंदर वहां पर 43 व्यक्ति रहते हैं, पर्सन रहते हैं। कितने में? 1 किलोमीटर में। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है, पहला स्थान चीन का है। चौथा प्रश्न और 20वां प्रश्न सेम है, इसलिए इसका उत्तर सेम है। तो देख लीजिए, प्रवास के प्रतिकर्ष कारकों के नाम लिखिए। प्रतिकर्ष कारक कौन कौन से हैं? पहला बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारियां तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन। ये सभी किसके कारक हो गए? प्रतिकर्ष के कारक हो गए, है ना। तो आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारण उद्गम स्थान को कम आकर्षित बनाते हैं। इन कारकों के द्वारा प्रवास के जो प्रतिकर्ष होते हैं वह प्रभावित होते हैं। प्रश्न नंबर 5वां और प्रश्न नंबर 19वां जो है सेम है। प्रवास के अपकर्ष कारक के नाम बताइए। यहाँ प्रतिकर्ष कारक थे और यहाँ पर है अपकर्ष कारक, है ना। प्रतिकर्ष कौन कौन सा रीजन था वो बताए गए थे यहाँ पर। अब यहाँ पर आते हैं अपकर्ष कारक, काम के बेहतर अवसर और रहन सहन की अच्छी दशाएं। दूसरा है शांति व स्थायित्व। तीसरा है जीवन व संपत्ति की सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु, है ना। ये कारण क्या हो जाते हैं? इन कारणों से गंतव्य स्थान को, मतलब हम जहाँ पर रहते हैं, को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपकर्ष है, अपकर्ष में क्या हो रहा है? जहाँ पर हम रहते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति गांव में रहता है और गांव में अगर उसको सुविधाजनक नहीं लग रहा है, अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, उसको अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा है, रहन सहन का स्तर भी निम्न अगर है, तो वो क्या करेगा? गांव को छोड़ेगा और कहाँ चला जाएगा? शहर में चला जाएगा। उस शहर में जहाँ पर उसे अच्छा रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं होती हैं वो भी प्राप्त हो, तो वह गांव को छोड़कर कहाँ पहुँचेगा? शहर पहुँचेगा। तो अपने गंतव्य स्थान से लेके उद्गम स्थान, यानी कि अपना गंतव्य मतलब शहर हो गया और उद्गम स्थान कहाँ हो गया? गांव हो गया। तो वह गांव की अपेक्षा वह कहाँ पर जाएगा? शहर में जाकर बस जाएगा। ये अपकर्ष कारक हो गए।
छठवां प्रश्न और 21वां प्रश्न सेम है। जनसंख्या वृद्धि यानी कि जनसंख्या परिवर्तन किसे कहते हैं? तो समय के दो अंतरालों के बीच, समय का दो अंतराल मतलब मान लीजिए जब जनसंख्या ना हम काउंट करते हैं हर 10 साल में करते हैं, ठीक, 2001 में ना हुई थी, फिर 2011 में हुई थी। तो इस तरीके से सन 2001 में जो जनसंख्या थी और 2011 में जनसंख्या जो थी, दोनों के बीच विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन, मतलब कुछ तो परिवर्तन हुआ होगा, या तो वृद्धि हुई होगी या कमी हुई होगी, मतलब परिवर्तन हुआ ना। तो जो परिवर्तन होता है उसे जनसंख्या की वृद्धि या परिवर्तन कहा जाता है। मतलब कि समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या की वृद्धि कहा जाता है। उत्प्रवास से क्या आशय है? उत्प्रवास जब कोई व्यक्ति अपने प्रदेश या देश से जाता है तो यह उत्प्रवास कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत में रहने वाला है और वह अमेरिका जाके ना रहने लगता है तो उसे क्या कहा जाएगा? उत्प्रवास कहा जाएगा। अप्रवास से क्या आशय है? तो प्रश्न नंबर 8वां और प्रश्न नंबर 16वां का उत्तर सेम है। अप्रवास से क्या आशय है? जब व्यक्ति आकर कहीं बसते हैं तो उसे अप्रवास कहा जाता है और ऐसे व्यक्ति अप्रवासी कहलाते हैं। जनसंख्या वृद्धि के घटकों को लिखिए। प्रश्न नंबर 9वां और प्रश्न नंबर 14 दोनों ही सेम हैं। तो जनसंख्या में परिवर्तन अथवा वृद्धि को निर्धारित करने में जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये 3 प्रमुख कारक या घटक महत्वपूर्ण होते हैं। घटक और कारक एक ही कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 10वां और 13वां सेम है। जन्म दर से क्या आशय है? तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में जितने बच्चे जन्म लेते हैं, कितने व्यक्तियों पर? 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में जितने बच्चों ने जन्म लिया उस संख्या को जन्म दर कहा जाता है। असंशोधित जन्म दर से क्या आशय है? तो असंशोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। असंशोधित जन्म दर से मतलब यह है कि 1000 स्त्रियों ने एक वर्ष में जितने बालकों को जन्म दिया, वो भी कौन से बालक? जीवित बालक। कई बार ऐसा होता है ना कि जन्म के पहले भी या जन्म के बाद ही तुरंत बालक क्या हो जाता है? मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर बोला गया है कि प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है। यदि हम इसकी गणना को भी देखें तो इसका एक सूत्र होता है, ठीक। फिर है प्रश्न नंबर 12, असंशोधित मृत्यु दर से क्या आशय है? तो असंशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई एक देश है, ठीक है। यहाँ पर हम समझ लेते हैं, मान लीजिए ये देश है। इस देश में 1000 जो जनसंख्या है, उस 1000 जनसंख्या के पीछे जितने भी मृतक की जो संख्या होगी उसे किस में व्यक्त किया जाएगा? असंशोधित मृत्यु दर में व्यक्त किया जाएगा। मतलब 1000 जनसंख्या के पीछे जो मृतकों की संख्या होगी उसे असंशोधित मृत्यु दर कहा जाएगा। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि से क्या अभिप्राय है? तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि से क्या अभिप्राय होता है वो देख लेते हैं। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, यह वृद्धि तब होती है जब वास्तविक वृद्धि बराबर जन्म ऋण मृत्यु धन अप्रवास ऋण उत्प्रवास। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? वास्तविक वृद्धि कैसे ज्ञात करेंगे? मान लीजिए जन्म हुआ, अब उस जन्म से जितने लोगों ने मृत्यु को प्राप्त किया, मान लो 1000 लोग का जन्म हुआ, उस 1000 में से 200 लोगों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, ठीक है। तो शेष कितने बचे? 800 बचेंगे। शेष कितने बचेंगे? 800 बचेंगे, है ना। अब अप्रवास, बाहर के लोग आके हमारे यहाँ रहने लगे। मान लो 100 लोग हमारे यहाँ बाहर से आके रह रहे हैं। अब जनसंख्या कितनी हो गई? 900 हो गई। और साथ में इनमें से जो 800 लोग थे अपने यहाँ के 100 लोग बाहर चले गए, 100 लोग जाकर बाहर रहने लगे। तो ये घटेगा, ये जुड़ेगा वो घटेगा, ठीक है। उत्प्रवास मतलब चले गए,
कहाँ, भारत के लोग अमेरिका में जाके बस गए, तो ये घट जाएगा। ठीक, 800 में हमने 100 जोड़ा तो 900 मिला, और फिर क्या किया, 900 में से हमने 100 को फिर घटा देंगे तो क्या मिलेगा हमको, 800। तो हमारी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 800 हो जाएगी। ठीक है, फिर है नेक्स्ट 18वां और 29वां नंबर क्वेश्चन एक जैसा है। तो जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि किसे कहते हैं? यदि दो समय अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। यह तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए अथवा लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाएं। तो यहाँ पर बताया गया है कि दो समय अंतराल है, मैं मान लीजिए 2001 से लेकर 2011 के बीच की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, और वहाँ पर जनसंख्या कैसी हो जाए, कम हो जाए, तो इसे क्या कहा जाएगा, ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। ये कब होगा, जब जन्म दर क्या हो जाए, कम हो जाए, मतलब लोगों का जन्म कम हो और मृत्यु ज़्यादा हो। मृत्यु ज़्यादा होगी तब क्या होगा, जनसंख्या कम होगी। या फिर दूसरा कारण हो सकता है अन्य देशों में प्रवास कर जाएं, मतलब यहाँ से लोग दूसरे देश में जाके रहने लगें तो उससे भी जनसंख्या में कमी आएगी। प्रश्न नंबर 22 और प्रश्न नंबर 31, जनांकिकी संक्रमण क्या है, परिभाषित कीजिए। जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म व निम्न मृत्यु में परिवर्तित होती है। ये परिवर्तन अवस्थाओं में होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जनांकिकी चक्र के रूप में जाना जाता है। यही जनांकिकी संक्रमण कहलाता है। प्रश्न नंबर 23वां है, जनसंख्या वृद्धि के कारणों को लिखिए। कोई दो कारण बताना है कि किस कारण से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण, पहला है चिकित्सा में उन्नति होने के कारण मृत्यु दर बहुत घट गई किंतु जन्म दर उच्च रही। पहले जो थे डॉक्टर, हॉस्पिटल वगैरह ये नहीं होते थे, इनकी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, तो लोगों की मृत्यु बहुत अधिक मात्रा में होती थी। लेकिन अब क्या हो गया, हर जगह डॉक्टर भी उपलब्ध हैं, हॉस्पिटल वगैरह भी हैं, अच्छी सुख सुविधाओं वाले हॉस्पिटल हैं, तो इनके कारण जो मृत्यु दर हो गई है वो क्या हो गई, घट गई है। लेकिन जन्म दर अभी कैसी है, अधिक मात्रा में है, तो इसके कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। दूसरा है पर्याप्त पोषण आहार की सुलभता के कारण मृत्यु दर घटी है। गांव देहातों में अब लोगों को, या जो गरीब लोग हैं, जो निम्न स्तर के लोग हैं, उन्हें भी पोषण आहार सरकार के द्वारा मुहैया कराया जा रहा है, तो उसके कारण मृत्यु दर क्या हुई है, घटी है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों को लिखिए। यहाँ पर भौगोलिक कारक पूछे गए हैं कोई दो, तो हम यहाँ 5 कारक देख लेते हैं और इनका आप डिटेल थोड़ा सा कर सकते हैं। तो जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक निम्न प्रकार से हैं। पहला कारक है धरातलीय रचना। तो धरातलीय रचना जो हुआ करती है उसके कारण भी जनसंख्या का जो वितरण होता है और घनत्व होता है वह प्रभावित होता है। जलवायु एक प्रमुख कारण होती है जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने के लिए, एक अहम भूमिका निभाता है जलवायु। मिट्टी का उपजाऊपन, अगर मिट्टी अधिक उपजाऊ होगी तो वहां पर जनसंख्या अधिक रहेगी, मतलब जनसंख्या का घनत्व अधिक होगा। जलापूर्ति, मतलब जहाँ पर पानी की सुविधा होगी, पानी की सुविधा होने पर क्या होगी, जनसंख्या वहाँ पर अधिक मात्रा में होगी। खनिज पदार्थ अगर ज़्यादा प्राप्त होते हैं तो जनसंख्या वहाँ पर निवास अधिक मात्रा में करेगी। ठीक, अब है प्रश्न नंबर 25, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों को लिखिए। अभी हमने भौतिक कारक देखे थे, अब हम देखेंगे आर्थिक कारक। तो आर्थिक कारक में खनिज संपदा जहाँ पर अधिक होगी तो वहाँ जनसंख्या वितरण प्रभावित होगा, है ना, मतलब अधिक होगी जनसंख्या, कम होगा तो कम होगी, इस तरीके से जनसंख्या प्रभावित होगी। नगरीकरण, आज के जो लोग हैं वो गांव में रहना कम पसंद करते हैं क्योंकि गांव में वो सारी सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं होती जो शहरों में या नगरों में होती हैं। तो नगरीकरण भी जो होता है वो आर्थिक कारक के अंतर्गत आता है। और औद्योगिकीकरण,
इंडस्ट्री वगैरह जो ओपन हो रही हैं, खुल रही हैं, तो उस इंडस्ट्री के पास भी लोग क्या होगा, रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो उसके कारण वहां पर जनता प्रभावित होगी। तो जनसंख्या वितरण में औद्योगिकीकरण भी एक आर्थिक कारण है। प्रश्न नंबर 26 है, विश्व के जनसंख्या वितरण के प्रारूप से क्या आशय है। तो विश्व के जनसंख्या वितरण से क्या आशय है वह देख लेते हैं, उसका जो प्रारूप है उससे क्या आशय है। तो जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप हमें किसी क्षेत्र की जनांकिकी विशेषताओं को समझने में मदद करते हैं। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं इस बात से लगाया जाता है। ये जनसंख्या का प्रारूप हो गया, मतलब जनसंख्या का वितरण हम किस तरीके से देख रहे हैं। प्रवास के कारकों को समझाइए। तो प्रवास के कारण दो कारक, यहाँ पर कारक पढ़िएगा। प्रवास के कारक दो प्रकार के होते हैं, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। इनकी डिटेल हम पहले पढ़ चुके हैं, उसे आप देख सकते हैं। धनात्मक जनसंख्या वृद्धि से क्या आशय है। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि यह तब होती है जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, या जब अन्य देशों से लोग स्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाएं। जनसंख्या नियंत्रण के 4 उपाय लिखिए। तो जनसंख्या नियंत्रण के 4 उपाय, पहला उपाय है परिवार नियोजन, जिसका अर्थ बच्चों के जन्म को रोकना अथवा उसमें अंतराल रखना, जिससे जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा है गर्भ निरोध। तीसरा है शिशु मृत्यु दर को कम करना, जिससे लोगों का डर ये रहता है कि बच्चे के न बचने का, मतलब बच्चे की अगर मृत्यु हो जाए तो क्या करेंगे। पुराने जमाने में यही होता था, बच्चों की मृत्यु बहुत अधिक मात्रा में होती थी, तो लोग अधिक संतानों की उत्पत्ति करते थे, अधिक संतान पैदा करते थे। ठीक, तो शिशु मृत्यु दर को कम करना, जिससे लोगों का डर कम हो और अनावश्यक बच्चे पैदा न करें। और चौथा है स्त्रियों की प्रतिष्ठा में वृद्धि की जाए, जिससे परंपरागत लैंगिक श्रम विभाजन के बजाय नए प्रकार का लैंगिक श्रम विभाजन हो। प्रश्न नंबर 32वां है, जनसंख्या वितरण व घनत्व को जलवायु प्रभावित करती है, स्पष्ट कीजिए। तो जलवायु कैसे जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करती है वो देख लेते हैं। जनसंख्या वितरण एवं उसके घनत्व को प्रभावित करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण कारक जलवायु है। मानव निवास के लिए समशीतोष्ण एवं स्वास्थ्यप्रद जलवायु अनुकूल होती है। उत्तम जलवायु के कारण ही विश्व की आधे से अधिक जनसंख्या दक्षिण पूर्वी एशिया में निवास करती है। अति उष्ण एवं आर्द्र जलवायु वाले प्रदेशों में अस्वास्थ्य कारक जलवायु, सघन वन, कृषि भूमि का अभाव होने से जनसंख्या घनत्व कम होता है, जैसे कि अमेजन बेसिन व कांगो बेसिन हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, जो जलवायु कैसी होती है, अति उष्ण और आर्द्र जलवायु होती है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कैसा है, कम है। और विषम एवं शुष्क जलवायु वाले प्रदेश भी मानव निवास के लिए अनुपयुक्त होते हैं, जैसे अरब मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। इन मरुस्थल में जाके कौन रहना पसंद करेगा, कोई रहना पसंद नहीं करेगा, तो यहाँ पर जनसंख्या ना के बराबर। इसी प्रकार से अति शीतल एवं हिम आच्छादित, बहुत ही ठंड हो, जहाँ पर बर्फ गिरती रहती हो, तो उन प्रदेशों में भी जलवायु की कठोरता के कारण जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम पाया जाता है।